4 चैप्टर पढ़ने हैं। रोज़गार और बेरोज़गारी है, आधारिक संरचना है, पर्यावरण है और भारत, पाकिस्तान और चीन का तुलनात्मक अध्ययन। ये वाले चैप्टर्स हमको जो है पढ़ने हैं। बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं। बहुत ही ईज़िली आप एक एक दिन में भी एक एक चैप्टर पढ़ोगे तो भी बेटा बहुत ही आराम से आपका जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें जो है बेसिकली क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली इस चैप्टर की सबसे पहली बात तो कुछ टेक्निकल टर्म्स को हम पढ़ेंगे और बेरोज़गारी क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके क्या क्या रीज़न्स हैं, बेरोज़गारी को कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें सबसे पहली बात तो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट उससे पहले सबसे पहले आपको इस चैप्टर की कुछ बेसिक टर्म्स जो कि इसको समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको समझनी है। सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पे आपका ये है श्रम शक्ति। श्रम शक्ति जो है क्या होती है, आपको ये ध्यान रखना है। श्रम शक्ति को ही श्रम बल के नाम से भी जानते हैं। तो श्रम शक्ति या श्रम बल का क्या मतलब होता है। सबसे पहले कह रहा है ऐसे सभी व्यक्ति जो कि 14 वर्ष से अधिक आयु के हैं, श्रम के योग्य हैं, श्रम करने के इच्छुक भी हैं और तो उन्हें क्या बोलेंगे, तो उन्हें जो है श्रम शक्ति कहा जाएगा। सबसे पहली बात तो उनने 14 साल से ऊपर का क्यों बोला, क्योंकि भाई चाइल्ड लेबर हो जाएगी अगर 14 साल से नीचे का होगा। 14 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, श्रम के योग्य होना चाहिए, मतलब फिज़िकली ओके होना चाहिए, हाथ पैर सब काम करने रहने चाहिए और काम करने के इच्छुक होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, उस बंदे को हम जो है श्रम शक्ति बोलेंगे। ऐसे सभी बंदे जो काम करने के इच्छुक हैं, काम करने के योग्य हैं और उसकी उम्र 14 साल से ज़्यादा है, वो जो है श्रम शक्ति कहलाएगा या श्रम बल कहलाएगा। बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डेटा भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू 2011-2012 भारत में कुल श्रम शक्ति 473 मिलियन थी और जिसमें से 3/4 ग्रामीण क्षेत्र की है और 70% जो है ना वो मेल है। मतलब 30% जो है वो केवल फीमेल्स हैं और 70% जो है वो मेल हैं और जिसमें से 3/4 पोर्शन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों का है। दूसरा जो वर्ड है वो है आपका कार्यबल। कार्यबल क्या होता है, तो ये कह रहा है कि भाई कार्य करने वाले लोगों की संख्या को कार्यबल कहते हैं। उनको शामिल नहीं किया जाता जो कार्य करने के इच्छुक तो हैं पर उन्हें काम नहीं मिलता। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो सभी लोग जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करने के इच्छुक हैं, काम करने के योग्य हैं, पर दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो काम करने के इच्छुक हैं, काम करने के योग्य है। अब ये भी तो मैटर करता है कि उन्हें काम मिला या उन्हें काम नहीं मिला। अगर उन्हें काम मिल गया तो वो बंदे क्या कहलाएंगे, वो बंदे कहलाएंगे कार्यबल के अंदर। वो बंदे किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, वो सारे के सारे बंदे जो है कार्यबल के अंदर आएंगे अगर वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। अगर वो काम नहीं कर रहे लेकिन काम करने के इच्छुक हैं, काम करने के योग्य हैं, तो भाई वो जो सारे के सारे बंदे हैं वो कार्यबल के अंदर जो है नहीं आएंगे। ऐसे व्यक्तियों को कार्यबल के अंदर शामिल नहीं किया जाता है जो कि जिनको काम नहीं मिला। केवल वही व्यक्ति इसके अंदर शामिल होते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, काम करने के इच्छुक थे, काम करने के योग्य थे। ठीक है, तो अगर मेरे को कार्यबल लोगों की संख्या को देखना है कि कार्यबल लोग कितने हैं, बेटा आपको ये ध्यान रखना है श्रम शक्ति के अंदर वो सभी कैटेगरी के लोगों को शामिल किया जाता है जो काम करने के इच्छुक हैं, काम करने के योग्य हैं। अब यहाँ पे इस वर्ड के अंदर, श्रम बल के अंदर, ये मैटर नहीं करता कि उस व्यक्ति को काम मिल गया या उस व्यक्ति को काम नहीं मिला। ये मैटर नहीं करता बेटा। इसके अंदर दोनों कैटेगरी के बंदे लोग होते हैं। वो सभी लोग जो रोज़गार में लगे हुए हैं और प्लस वो सभी लोग जो बेरोज़गार हैं। ये सभी लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाता है, चाहे वो रोज़गार में लगा हुआ है चाहे वो रोज़गार में नहीं लगा हुआ।
लेकिन काम करने के इच्छुक है, काम करने के योग्य है। जो ये बेरोजगार वाला बंदा है ये काम करने के इच्छुक है, काम करने के योग्य, अगर काम दिला दोगे तो काम कर लेगा। तो ऐसे सभी लोगों की संख्या को जब हम जोड़ देते हैं तो वो भाई श्रम बल कहलाता है। श्रम बल, रोजगार और बेरोजगार इन सभी लोगों की संख्या को जब हम जोड़ देते हैं तो श्रम बल कहलाएगा। बट कार्य बल की अगर हम बात करें तो कार्य बल का देखो इसने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिख रखा है। कार्य बल का इसने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है कि जब मैं श्रम शक्ति में से या जब मैं श्रम बल में से ऐसे लोगों की संख्या को माइनस कर दूंगा जो लोग बेरोजगार हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास कार्य बल बचेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि ऐसे सभी व्यक्ति जो रोज़गार में लगे हुए हैं वो 60 हैं और ऐसे सभी व्यक्ति जो बेरोजगार हैं वो टोटल 30 हैं, तो बेटा टोटल कितना हो जाएगा 90। ये 90 क्या कहलाएगा, ये 90 आपका कहलाएगा श्रम बल। क्या कहलाएगा ये 90, ये 90 आपका कहलाएगा श्रम बल। लेकिन जब मैं इस 90 में से वो वाले बंदे में हटा दूंगा, वो वाले बंदे में हटा दूंगा जो काम नहीं कर रहे लेकिन काम करने के इच्छुक हैं बेटा, ये काम करने के इच्छुक हैं, अगर इनको काम दिला दोगे तो काम कर लेंगे लेकिन अभी नहीं है। तो श्रम बल में तो दोनों ही कैटेगरी के बंदों को शामिल किया जाता है। लेकिन जब मैं 90 में से ये 30 वाले बंदों को हटा दूं, अगर मैं केवल इन 60 बंदों की बात करूं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कार्य बल। कार्य बल का लिंक केवल वास्तव में काम करने वाले लोगों की संख्या से होता है, जबकि श्रम बल का जो लिंक होता है वो केवल उन लोगों से नहीं होता जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, इसका लिंक उनसे भी होता है जो लोग बेरोजगार होते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, 2 वर्ड के रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया है। सबसे पहला जो है बेटा ये है श्रम बल क्या होता है, और दूसरा जो वर्ड है वो है कार्य बल क्या होता है। ठीक है, एक वर्ड आप चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो, श्रमिक क्या होता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, श्रमिक वो व्यक्ति होता है जो किसी न किसी आर्थिक क्रिया में संलग्न है, वो श्रमिक कहलाता है। थोड़े समय के लिए श्रम से दूर व्यक्ति भी श्रमिक कहलाता है। मतलब कि अगर भाई बीमार हो गया, वो चोट लग गई या फेस्टिवल वगैरह की वजह से छुट्टी पर है, ख़राब मौसम की वजह से छुट्टी पर है, तो वो भी भाई श्रमिक कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मान लीजिए मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, उसने बोला वो सारे के सारे व्यक्ति जो किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगे हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई ये आर्थिक क्रिया जो है, ये क्या होती है। आर्थिक क्रिया का मतलब वो व्यक्ति पैसा कमाने के उद्देश्य से वो क्रिया कर रहा है। बेटा हर वो क्रिया जो पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है उसको जो है आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो वो सारे के सारे व्यक्ति जो कि पैसा कमाने के उद्देश्य से कोई ना कोई काम कर रहे हैं वो श्रमिक कहलाएंगे। और अगर किसी रीज़न की वजह से वो कुछ टाइम के लिए अगर काम से थोड़े दूर हो जाते हैं, उसको एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कोई चोट लग गई, बीमारी हो गई, तबीयत ख़राब हो गई या कोई फेस्टिवल वगैरह की वजह से छुट्टी पर है, तो भी भाई वो श्रमिक कहलाएगा। तो हर वो व्यक्ति बेटा श्रमिक नहीं कहलाता है जो आर्थिक क्रिया में संलग्न नहीं है। मतलब कि क्रियाएं 2 तरीके की होती हैं, पहली होती है आर्थिक, दूसरी होती है गैर आर्थिक। आर्थिक क्रिया वो होती है जो पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है, और वो क्रिया जो पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती वो गैर आर्थिक क्रिया कहलाती है। और वो व्यक्ति जो गैर आर्थिक क्रियाओं के अंदर लगे होते हैं वो व्यक्ति श्रमिक की डेफिनेशन के अंदर जो है नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आपको बेटा 2 वर्ड यहाँ पे आपको समझने हैं। पहला जो वर्ड है वो है श्रम शक्ति, दूसरा जो वर्ड है ये आपका कार्यबल। श्रमिक को छोड़ना चाहते हो तो श्रमिक को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वर्ड आपको यहाँ पे और पढ़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इस वर्ड को हम कहते हैं श्रम की पूर्ति। श्रम की पूर्ति भी कह सकते हो, आपकी बुक में इसको श्रम की आपूर्ति भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या दिक्कत होती है, श्रम की पूर्ति या श्रम की आपूर्ति ये क्या होती है, इसको ज़रा समझिए। श्रम की पूर्ति या श्रम की आपूर्ति की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो लिंक है बेटा वो किस चीज़ से है कि एक बंदा
एक पर्टिकुलर वेज रेट पे कितने घंटे काम करने तैयार है। क्या बोला मैंने? एक पर्टिकुलर वेज रेट पे एक बंदा कितने घंटे काम करने के लिए तैयार है। यहाँ पे बेटा काम के घंटे और मजदूरी, ये दोनों वर्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। काम के घंटे और मजदूरी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कहीं पे जॉब करने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पे नॉर्मल जो जॉब होती है बेटा वो 8 घंटे की होती है। ठीक है, नॉर्मल जॉब जो होती है 8 घंटे की होती है। जैसे आपके भी पापा वगैरह, भाई वगैरह जो भी जॉब करता होगा, वो भाई सुबह जाता होगा 9-10 बजे, शाम को 6-7 बजे आ जाता होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे की जॉब होती है। तो मान लीजिए मेरा मालिक कहता है, देख भाई बात ऐसी है, घर जैसी है, अगर तू 8 घंटे काम करेगा तो मैं तेरे को 18,000 रुपये दूंगा सैलरी पर मंथ। अगर तू 10 घंटे काम करेगा तो मैं तेरे को सैलरी दूंगा 20,000 रुपये पर मंथ। अगर तू 12 घंटे काम करेगा तो मैं तेरे को सैलरी दूंगा 25,000 रुपये पर मंथ। अब ये मेरी चॉइस है, मैं किस वेज रेट पे कितने घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ। मान लो मेरे को ये पसंद आ रहा है कि भाई 20,000 में 10 घंटे काम करूँगा, तो ये क्या है बेटा, ये वेज रेट है, ये मजदूरी की दरें हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये काम करने के घंटे हैं। ये काम करने के घंटे और ये वेज रेट। तो एक पर्टिकुलर वेज रेट पे एक बंदा, एक श्रमिक अपनी इच्छा से कितने घंटे काम करने के लिए तैयार है, वो बेटा श्रम की पूर्ति कहलाती है। जैसे कि 18 में वो 8 घंटे करने के लिए तैयार है, 20 में वो 10 घंटे करने के लिए तैयार है, 25 में वो 12 घंटे करने के लिए तैयार है। तो इस वर्ड को श्रम की पूर्ति या इस वर्ड को आप श्रम की आपूर्ति भी कह सकते हो। पूर्ति आपूर्ति एक ही चीज़ होती है। ठीक है जी। अच्छा, एक और वर्ड यहाँ पे आपको जो समझना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वर्ड को कहते हैं बेटा श्रमिक जनसंख्या अनुपात। ठीक है, ये क्या होता है श्रमिक जनसंख्या अनुपात? इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इसको आप ऐसे निकाल सकते हो कि श्रमिकों की संख्या जितनी भी है, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूँ कुल जनसंख्या से और 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये निकल के आ जाएगा। बट आपको अगर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है इतना, आपको सबसे पहले 3 वर्ड याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए। पहला जो वर्ड है बेटा ये है श्रम शक्ति, श्रम बल। दूसरा जो वर्ड है ये है कार्यबल, कार्यबल का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और तीसरा जो मैंने आपको वर्ड बताया है ये बेटा आपको ध्यान रखना है श्रम की पूर्ति या श्रम की आपूर्ति। बेटा इस चैप्टर के अंदर 1 मार्क्स के 8 से 10 टर्म्स हैं जो आपको समझनी है। बड़ा कोई लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ऐसा कोई आना नहीं है, छोटे छोटे टर्म्स बहुत सारे हैं जो आपको समझने हैं। जो बड़ा क्वेश्चन आएगा 2 से 3 नंबर का वो इस टाइप का नहीं आएगा, वो अभी हम आगे बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। श्रम की पूर्ति क्या होती है, श्रम बल क्या होता है और कार्य बल क्या होता है, पहले आपको ये समझना है बहुत ही अच्छे से। अच्छा जी, इन दोनों को छोड़ना पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, वरना कोई नहीं। और श्रमिक कौन होता है? वो व्यक्ति श्रमिक है बेटा जो किसी आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है। पैसा कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। जो आर्थिक क्रिया में नहीं लगा हुआ, गैर आर्थिक में लगा हुआ है, वो बेटा श्रमिक नहीं कहलाता। अच्छा जी, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इसने एक बात की गई है कि भाई 2011 और 2012 के डेटा के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास कितनी श्रम शक्ति थी? 473 मिलियन। मतलब कि ऐसे सभी बंदे जो बेटा काम करने के इच्छुक हैं, काम करने के लिए रेडी हैं, रोजगार और बेरोजगार सब मिला के इतने, जिसमें से 3/4 ग्रामीण क्षेत्रों का है और 70% इसमें पुरुष है। मतलब फीमेल्स की जो रेट है बेटा वो थोड़ी कम है एज़ कंपैरिजन टू मेल। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है बेटा, मेल और फीमेल के ऊपर इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है कि भाई क्या लिखा हुआ है, भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की महिलाओं की अपेक्षा भागीदारी अधिक है, क्योंकि आपको वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मेल का जो रेशो है, चाहे ग्रामीण की बात करें चाहे शहरी की बात करें, कहीं की भी बात करें, क्वेश्चन यही आ रहा है इसके ऊपर, हर साल से यही आता है। 2-3 क्वेश्चन है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। क्वेश्चन में आपसे वो ये पूछ रहा है
कि भाई मेल की जो परसेंटेज है वो फीमेल की परसेंटेज से ज़्यादा क्यों है रोजगार की उसके अंदर। मतलब जो हम बोल रहे हैं कार्यबल का मतलब मैंने आपको क्या बताया बेटा, अभी कार्यबल का मैंने आपको मतलब बताया कि जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जो लोग रोजगार में लगे हुए हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ये वाला और ये वाला कि भाई क्या कहते हैं क्या कहते हैं कि भाई मेल की जो संख्या है वो फीमेल से ज़्यादा क्यों है। बुक में नहीं मिलेगा बेटा ये आपको देखने के लिए, बुक का नहीं है ये, ठीक है। ये मैं भेज दूंगा आपको पूरा का पूरा। इसमें बेटा केवल वही टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, ये सपोर्ट मटेरियल भी नहीं है, ठीक है। ये इसमें केवल पूरी समष्टि के, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के हॉट से टॉपिक ही लिखे हुए हैं और कुछ नहीं। बट आपको केवल जो टर्म 2 में आ रहा है केवल आपको वो पढ़ना है, इसमें पूरा है समष्टि का भी और भारतीय अर्थव्यवस्था का भी। तो आपको सिर्फ टर्म 2 में जो चैप्टर आ रहे हैं वो पढ़ने हैं। अब देखिए ज़रा, भाई कह रहा है भाई ऐसा क्यों होता है, मेल ज़्यादा क्यों है फीमेल से। तो सबसे पहले कह रहा है भाई पुरुष आसानी से अपना कार्य क्षेत्र परिवर्तित कर लेते हैं। मतलब कि कह रहा है लड़के जो होते हैं ना वो अगर भाई अपना कार्य क्षेत्र परिवर्तित कर लेते हैं, मतलब कि अगर इस सेक्टर में अगर काम नहीं मिल रहा, चल किसी दूसरे सेक्टर में देख लेते हैं। जैसे कि आजकल आप अगर फ़ोन तो चलाते ही हो तो पता ही है मेरे को, तो आजकल आप देखते हो वो आ रहा है एक MBA चाय वाला, MBA करके चाय बेच रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर लिया उनने, कार्य क्षेत्र को परिवर्तित कर लिया। मतलब इंजीनियरिंग क्या कर रहे हैं, बहुत आप ट्रेंड में देखते हो कि इंजीनियरिंग करना बेकार है, इंजीनियरिंग वाला चाय बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मेल जो होते हैं, मेल का क्या है, अगर उसको उस सेक्टर के अंदर काम नहीं मिल रहा, उसको उस सेक्टर के अंदर अगर काम नहीं मिल रहा, जो उसकी प्रोफाइल है, जो उसकी फील्ड है, तो वो बहुत ही ईजिली क्या कर लेता है, डाइवर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है कि भाई यहाँ नहीं मिल रहा तो जहाँ पे भी मिल रहा है, जहाँ पे भी मिल रहा है वहीं पे काम कर लेता हूँ। तो सबसे पहला हो गया कि भाई मेल जो है वो बहुत ही ईजिली चेंज कर लेते हैं, लेकिन फीमेल्स जो होती हैं वो भाई उसी सेक्टर में काम करना चाहती हैं जिस सेक्टर के लिए वो बनी है। लाइक जैसे मैं बोलूँ कि भाई अंजलि है, अंजलि जो है मान लीजिए अकाउंट्स की फील्ड की है, तो भाई ये तो कह रही है भाई मैं तो अकाउंटेंट ही बनूंगी, मैं कैसे चाय बेचने लग जाऊंगी, मैं भाई अकाउंट ही करूंगी। तो ये फीमेल्स में मोस्टली ये देखा जाता है कि वो अपनी फील्ड को चेंज करने में क्या रहती हैं, थोड़ी वो रहती हैं कि फील्ड चेंज नहीं करनी। प्लस दूसरा क्या रीज़न है, महिलाओं को परिवार के लोगों द्वारा कार्य क्षेत्र बदलने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, इसलिए वह अपनी उन्नति के बारे में सोच नहीं पाती। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्या बोला उसने, कार्य क्षेत्र बदलने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। मतलब कि लड़की कह रही है कि पापा मैं तो पायलट बनूंगी, हैं, और लड़की कह रही है पापा मैं तो पायलट बनूंगी, और पापा क्या कह रहे हैं कि उड़ाऊँ तेरे को हवा में, बैठ जा यहीं पे, बनाऊँ तेरे को मैं पायलट, यहीं बैठ जा चुपचाप, और चुपचाप कहीं जॉब नहीं करनी, घर में बैठ जा। आज के टाइम में अभी भी 2022 चल रहा है, और शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, गाँव की तो छोड़ो, गांव के अंदर भी कई सारे शहरों के अंदर भी बेटा कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि फीमेल्स जो करना चाहती हैं वो उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि भाई आप जो है स्टडी के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर आप ये करो। लड़की कह रही मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, नहीं कुछ नहीं करेगी तू, तेरी तो हम शादी करेंगे और अभी बताता हूँ मैं तुझे, अभी कराता हूँ तेरे को बनाऊँ डॉक्टर, तो ये नहीं ये करेगी, या तू ये नहीं ये करेगी, या तू मान ले वो को स्टडी के अंदर करना चाहती है, उसको क्या भाई तू सिलाई में, तू सिलाई वगैरह, मेहंदी लगाना, पार्लर का कोर्स कर ले, ये कर ले, वो कर ले। जिस फील्ड में उसको जाना है वहाँ नहीं, डाइवर्ट कर रहे हैं उसको। और प्लस तीसरा रीज़न क्या है, सभी क्षेत्रों में पुरुषों के लिए रोज़गार के अवसर अधिक है। मेल के लिए हर जगह क्या है, रोज़गार की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं एज़ कंपैरिजन टू फीमेल्स। दैट्स वाई इन 3 रीज़न की वजह से आपको मेल का जो अनुपात है वो फीमेल से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि पुरुषों की रोज़गार में जो भागीदारी है वो महिलाओं की भागीदारी से जो है ज़्यादा क्यों है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यही आपका इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि पुरुषों की भागीदारी महिलाओं से जो है वो ज़्यादा क्यों होती है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्लस ये भी बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ रहा है। कह रहा है शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में
महिलाओं की श्रम बल के रूप में भागीदारी अधिक है, इसके क्या कारण है? चलो मेल और फीमेल की तो बात हो गई, लेकिन अगर हम फीमेल की ही बात करते हैं, फीमेल की, तो गांव की छोरियां और शहर की छोरियों की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है गांव के अंदर जो फीमेल्स हैं ना, उनका रेशो ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू शहर की जो फीमेल्स हैं। शहर की जो फीमेल्स हैं वो कम रोज़गार में लगी हुई हैं एज़ कंपैरिजन टू रूरल एरिया। तो इसका क्या रीज़न है भाई? इसके भी बेटा 3 रीज़न है, 2 तो इसने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है बेटा गरीबी, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो मोस्टली परिवार होते हैं वो थोड़े निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, अपना पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। उनके घर के जो मेल्स होते हैं वो इतना अर्न नहीं कर पाते कि वो अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सके। दैट्स वाई मजबूर होकर उनको भी काम करना पड़ जाता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। प्लस वो क्या करती हैं, महिलाएं अपने परिवार के साथ खेती में भी अपना जो है योगदान देने लग जाती हैं, अपने गांव के उसके अंदर खेती वगैरह में भी काम करने लग जाती हैं। और प्लस तीसरा जो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है बेटा कि आखिर क्यों फीमेल्स जो हैं वो शहरों में कम और गांव में ज़्यादा हैं, इसका तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शहरों के अंदर अगर किसी भी फीमेल को काम करना है, ये बुक में लिखा हुआ है बेटा, ये लिखना है आपको कि शहरों के अंदर अगर किसी भी महिला को काम करना है तो ये जो निर्णय है, ये जो डिसीज़न है, ये उसका नहीं होगा, उसके परिवार का होगा। अगर उसके फैमिली वाले अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है तू जॉब कर सकती है, तब जाके वो जॉब करेगी। अगर उसके फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं कि नहीं तू जॉब नहीं करेगी, तू घर में ही रहेगी, तो भाई शहरों के अंदर क्या होता है, फीमेल्स रोज़गार में लगेगी या नहीं लगेगी, जॉब करेगी या नहीं करेगी, ये परिवार का निर्णय होता है, ना कि उसका। ये तीसरे पॉइंट में लिखना है आपको कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा इसलिए कम है क्योंकि रोज़गार काम करने का जो निर्णय है ये उस पे नहीं, उसके परिवार के निर्णय पे निर्भर करता है कि उसके परिवार वाले उसको रोज़गार में काम करने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। ये लाइन आपको तीसरे पॉइंट में लिखनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अभी भी प्री बोर्ड में यही आया था और यही आ रहा है पिछले 2-3 सालों से। तो आपको जो है ये दोनों क्वेश्चन गोल के पी जाने हैं। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, जो 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आना है वो बेटा यही आना है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई मेल ज़्यादा क्यों है फीमेल से, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि चलो फीमेल्स की ही अगर बात करते हैं तो आखिर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर फीमेल का परसेंटेज ज़्यादा क्यों है शहरों से। तो 3 रीज़न मैंने आपको बता दिए। 2 ग्रामीण क्षेत्रों के हैं कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर थोड़ा गरीबी ज़्यादा होती है, निर्धनता ज़्यादा होती है, महिलाएं परिवार अपने खेतों में काम करने लग जाती हैं। और तीसरा रीज़न है शहरों के लिए कि डिसीज़न लेना कि भाई वो उसका डिसीज़न नहीं होगा काम करने का, वो उसके परिवार का डिसीज़न होगा कि वो काम करेगी या नहीं करेगी। तो 2 से 3 नंबर के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो तो बेटा यही है। अब हम, और श्रमिक कौन है? श्रमिक वो व्यक्ति है जो किसी न किसी रोज़गार में आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं श्रमिक कितने तरीके के होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि श्रमिक कितने तरीके के होते हैं। श्रमिक जितने भी तरीके के होते हैं उसको हम 3 जगह क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है, हाँ ये भी एजुकेशन भी कह सकते हो। श्रमिकों के अगर हम प्रकार की बातें करें तो भाई सबसे पहला जो होता है स्वनियोजित श्रमिक। स्वनियोजित श्रमिक मतलब बेटा जो जिसका खुद का काम होता है, खुद का काम होता है, किसी दूसरे के अंडर में काम नहीं करता, अपना खुद का काम है, दूसरों के इशारों पे नहीं चलेगा, दूसरों के लिए एज अ सर्वेंट एज अ नौकर काम नहीं करेगा। काम छोटा हो बड़ा हो कोई मैटर नहीं करता इसके लिए, चाहे छोले भटूरे बेचे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टेलर हो, अपना खुद का काम है भाई, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा। भाई का दिल करेगा तो शटर खुलेगा, भाई का दिल नहीं करेगा तो शटर बंद है, ठीक है। तो अपना खुद का काम है। वो सारे बंदे जो अपना खुद का काम करते हैं, जो अपना काम अपने तरीके से करते हैं, किसी दूसरे के अंडर में नहीं चलते, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वो भाई स्वनियोजित श्रमिक कहलाते हैं। और भारत में इनका जो परसेंट है वो कितना है? 52% लोग जो हैं वो स्वनियोजित श्रमिक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनको बदले में वेजेस और सैलरी नहीं मिलती,
इनको बेटा बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई इनको हर महीने सैलरी नहीं मिलती, इनको प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है। इनको कहते हैं स्वनियोजित मजदूर, ठीक है। अब आते हैं बेटा दूसरी कैटेगरी के बंदे। ये जो दोनों कैटेगरी के बंदे हैं इनको बेटा भाड़े के मजदूर कहते हैं। किसको कहते हैं, भाड़े के मजदूर। भाड़े के मजदूर कौन से होते हैं भाई, ये तो अपने लिए काम कर रहे हैं, ये दूसरों के अंडर में काम नहीं कर रहे। ये जो दोनों कैटेगरी के लोग होते हैं ये बेटा दूसरों के लिए काम करते हैं, और ये दो तरीके के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है अनियमित मजदूर और दूसरा होता है नियमित मजदूर, नियमित वेतनभोगी। पहले हम बात करते हैं अनियमित की, जो कभी कभी रोजगार प्राप्त करते हैं, जैसे निर्माण मजदूर, आइसक्रीम बेचने वाला, जिनकी आय निश्चित नहीं होती। भारत में 30% लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब कि जिनका काम फिक्स नहीं है। अनियमित मजदूर कौन से हो गए, जिनका काम फिक्स नहीं है कि 12 के 12 महीने जो है जॉब मिलेगी, करना दूसरों के अंडर में ही है, ठीक है, लेकिन काम फिक्स नहीं है, काम जो है वो फिक्स नहीं है, 12 के 12 महीने काम नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे यार कि आइसक्रीम बेचने वाला तो यार अपना खुद का काम कर रहा है, तो ये कैसे हो गया। तो आइसक्रीम बेचने वाला पहली बात तो बेटा गर्मियों में काम मिलेगा उसको, सर्दी में कोई काम नहीं मिलेगा। पहले रीज़न तो ये है कि ये अनियमित मजदूर के अंदर आएगा इस वजह से। और दूसरा, जो ये आइसक्रीम वाले होते हैं बेटा, कभी ध्यान से देखेगा तो आइसक्रीम इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेटा। जैसे लाइक आइसक्रीम के आप वो देखते हो कि गली वगैरह में खड़े रहते हैं, क्वालिटी वॉल्स वगैरह के, और भी अलग अलग टाइप्स की आइसक्रीम्स होती हैं इनके, उनको बेचने का वो होता है, कमीशन बंदी भी रहती है उनके साथ, तो वो भी दूसरों के अंडर में ही काम कर रहे होते हैं। और पहली बात, इनका काम केवल गर्मियों का, सर्दियों का नहीं है। और वो सभी बंदे जिनका काम फिक्स नहीं है, कुछ महीने काम मिलेगा कुछ महीने काम नहीं मिलेगा, तो भाई वो अनियमित मजदूर कहलाता है और दूसरों के लिए काम करेगा। और तीसरा है बेटा नियमित वो भोगी। नियमित मतलब भारत में 18% लोग इस श्रेणी में आते हैं। पुलिस, सेना, सरकारी कर्मचारी, किसी भी कंपनी में काम करने वाले लोग जो नियमित रूप से सैलरी प्राप्त करते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। मतलब बेटा जिनकी मंथली सैलरी मिलेगी हर महीने, जैसे हमारे पापा को, भाई बहन जो भी आपके घर में काम करता है, जिनकी मंथली सैलरी फिक्स है, काम 12 महीने का है, वो सभी, कोई भी हो बेटा, वो सभी बेटा इसके अंडर में आते हैं। और ये सारे के सारे बंदे दूसरों के अंडर में काम कर रहे हैं, इसलिए इनको भाड़े के मजदूर भी कहा जाता है। तो बेटा मजदूर जो है ये भी बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ये जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसमें केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिखे हुए हैं और बेटा बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे। ये मैं भी ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतन भोगियों की जो संख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक क्यों है। अभी मैंने आपको दो कैटेगरी के बंदे बताए बेटा, अभी मैंने आपको भाड़े के मजदूर के अंदर दो कैटेगरी के बंदे बताए। एक वो बताए जिनका काम फिक्स है, 12 महीने का सैलरी मिलेगी, और एक ऐसे बंदे बताए जिनका काम फिक्स नहीं है, कुछ महीने काम मिलेगा। तो आपसे वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतन भोगों की जो संख्या है, ये वाले कैटेगरी लोगों की जो संख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक क्यों है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर क्यों जो नियमित वेतन भोगी जो वर्कर होते हैं बेटा, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इंग्लिश में जो है क्या कहते हैं, रेगुलर वर्कर्स कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि रेगुलर वर्कर्स की जो संख्या है वो ज़्यादा क्यों है ग्रामीण क्षेत्रों के कंपैरिजन में, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा क्यों है। तो पहली बात तो कह रहा है भाई शहरी क्षेत्रों में जो है रोज़गार के अधिक अवसर हैं, सबसे पहली बात तो इस वजह से लोग गांव से शहरों की तरफ भी आते हैं काम ढूंढने के लिए। प्लस अधिक शैक्षिक उपलब्धियों में अंतर, मतलब कि एज़ कंपैरिजन टू रूरल एरिया, गांव के लोग और शहर के लोगों में एजुकेशन का डिफरेंस है भाई बहुत ही ज़्यादा। गांव में आपको कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, शहरों में आपको ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। और शहरी क्षेत्रों में आधारिक संरचना लाइक रोड, ब्रिज, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं,
ये आधारिक संरचना होती है। तो ये भी हम आने वाला चैप्टर्स है, ये भी हम पढ़ेंगे इसको। तो भाई ये ज़्यादा डेवलप है एज़ कंपैरिजन टू रूरल एरिया। तो इन 3 रीज़न की वजह से शहरों के अंदर जो नियमित वेतनभोगी जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों से। तो 3 नंबर के मैं आपको 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि मेल की संख्या ज़्यादा क्यों है फीमेल से। दूसरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में फीमेल की परसेंटेज ज़्यादा क्यों है शहरी क्षेत्रों से। तीसरे में ये पूछा गया है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर नियमित वेतन भोगों की जो संख्या है, शहरों के अंदर जो नियमित वेतन भोगों की जो संख्या है वो जो है ज़्यादा क्यों है ग्रामीण से। 3 क्वेश्चन ये हो गए और एक क्वेश्चन अभी और बताऊंगा सेम ऐसा ही मेल फीमेल वाला, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये 4 में से गारंटीड है, इसी में से बेटा एक ना एक क्वेश्चन आएगा और इस चैप्टर से कुछ नहीं आता। तो वो चारों के चारों आपको जो है ध्यान रखने हैं। अब देखिए, अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, 1 मिनट रुक जाइए भाई। अब ज़रा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है श्रम बल का वर्गीकरण। अभी मैंने आपको ऊपर जो है श्रम बल बताया क्या होता है। तो वो कह रहा है ये 2 कैटेगरी का होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में कैसे ये भाई ऐसे ही आएगा ना सीधा, ये ऐसे ही आएगा सीधा क्वेश्चन कि शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतन भोगों की जो संख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक क्यों है। ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसा ही लिख के आएगा एग्ज़ाम के अंदर कि आखिर क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा नियमित वेतनभोगी कम क्यों है। उल्टा भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगों की संख्या ज़्यादा क्यों है। तो ऐसे ही आएगा, सेम लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा डिट्टो, ठीक है। एंड ये भी डिट्टो ऐसे ही आएगा, ये वाला कि पुरुषों की रोजगार में भागीदारी महिलाओं की अपेक्षा अधिक क्यों है। ये भी क्वेश्चन ही लिखा हुआ है और ये भी क्वेश्चन ही लिखा हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का श्रम बल ज़्यादा क्यों है। ये तीनों क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं। और एक और अभी बताता हूँ मैं आपको, बट उससे पहले आपको ज़रा 2 चीज़ें समझनी है। जो रोजगार का जो क्षेत्र होता है उसको हम जो है बेटा 2 जगह क्लासीफाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। जो भी रोजगार का जो क्षेत्र होता है उसको हम 2 जगह क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है औपचारिक क्षेत्र, इसको आप संगठित क्षेत्र भी कह सकते हो। एक होता है अनौपचारिक क्षेत्र, इसको असंगठित क्षेत्र भी कह सकते हो। क्या होता है औपचारिक क्षेत्र, क्या होता है अनौपचारिक क्षेत्र, 3 नंबर में आ सकता है, इस पे डिफरेंस पूछ सकता है। अदरवाइज़ ये जो कॉन्सेप्ट है नीचे वाला, ये कॉन्सेप्ट इस ऊपर वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो इसको ज़रा आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। जब तक औपचारिक और अनौपचारिक नहीं समझ में आएगा तब तक आपको कार्यबल का अनौपचारिकताकरण समझ में नहीं आएगा। पहले हम बात करते हैं औपचारिक क्षेत्र क्या होता है, संगठित क्षेत्र जो है किसको कहते हैं। तो कह रहा है भाई संगठित क्षेत्र सरकार के द्वारा बनाए गए सभी श्रम कानूनों का जो है पालन करते हैं। जो भी लॉ बने हुए हैं वो जो है सारे के सारे संगठित क्षेत्र जो हैं सारे के सारे कानूनों को पालन करेंगे। सभी सरकारी क्षेत्रों के प्रतिष्ठान इसमें आते हैं। सारे के सारे सरकारी क्षेत्र जो होंगे वो सब पहले वाले पॉइंट के अंदर बताया गया है, सारे के सारे श्रम कानूनों का पालन करेंगे जो भी सरकार ने बनाए हैं। दूसरे वाले पॉइंट में बताया गया है सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर इसके अंदर आते हैं और वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर जिसके अंदर 10 या उससे ज़्यादा बंदे काम में लगे हुए हैं। मतलब कोई प्राइवेट कंपनी जिसमें 10 या उससे ज़्यादा बंदे काम में लगे हुए होंगे तो वो संगठित क्षेत्र कहलाएगा। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें 10 से कम बंदे काम कर रहे होंगे वो बेटा संगठित क्षेत्र के अंदर नहीं आएगा। और इन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लाभ भी मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई ये आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लाभ क्या होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, संगठित क्षेत्र के लोगों को, इस कैटेगरी के लोगों को जो भी होते हैं उनको बेटा पीएफ की फैसिलिटी मिलती है। अभी बताता हूँ ये क्या होता है। पीएफ की फैसिलिटी मिलती है, पेंशन की फैसिलिटी मिलती है, ग्रेजुइटी की फैसिलिटी मिलती है,
पीएफ, पेंशन, ग्रेजुटी, ये सब जो है मिलता है, इन्हीं को ही आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लाभ कहते हैं। अब ये होता क्या है, अब ज़रा ये समझिए। पेंशन तो आपको पता ही होगा, हर महीने आएगी। पीएफ का मतलब क्या होता है, हमारी जो जितनी भी सैलरी होती है उसका हर महीने कुछ पोर्शन कट के पीएफ अकाउंट में जमा होता रहता है। हर महीने कटेगा, 500-1000 रुपये हर महीने कटेंगे और कट कट के वो उस अकाउंट में जमा होता रहता है। और जब भी मैं जॉब छोड़ूंगा, जॉब छोड़ने के बाद या जॉब के दौरान मैं उस अकाउंट से पैसा निकाल सकता हूँ। ये एक तरीके की सेविंग है, क्योंकि बेटा हमारे हाथ में तो जितना देंगे हम तो सब उड़ा देते हैं। तो इसीलिए ये एक फैसिलिटी बनाई गई है, फ्यूचर के लिए सेविंग कर सके बंदा, पीएफ अकाउंट। तो इसी को ही आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लाभ कहते हैं। इनको ये लाभ मिलते हैं, प्राइवेट वाले भी आते हैं, सरकारी वाले भी आते हैं। सरकारी में तो सारे सरकारी सेक्टर इसके अंदर आएंगे, सारे, किसी भी, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो। लेकिन निजी वाला, प्राइवेट वाला वो जिसमें 10 या उससे ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं और सारे के सारे श्रम कानूनों का पालन करेंगे, वो भाई संगठित क्षेत्र या औपचारिक क्षेत्र कहलाएगा। और इसमें काम करने वाला व्यक्ति औपचारिक श्रमिक या संगठित श्रमिक कहलाता है, ये ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं अनौपचारिक की, तो भाई ये श्रम कानूनों का पालन नहीं करते। इसके अंदर वो सारे के सारे निजी क्षेत्र आएंगे जो 10 या उससे कम काम कर रहे हैं। भाई जो काम करने का जो एरिया होता है, भाई ऐसा समझो, जो कंपनी होती है वो भाई 2 तरीके की होती है, एक होती है निजी, एक होती है सरकारी। ठीक है, या कोई भी कंपनी कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। एक होती है निजी, एक होती है सरकारी। सरकारी सारे औपचारिक के अंदर आते हैं, सरकारी सारे औपचारिक के अंदर आते हैं। लेकिन निजी के लिए क्राइटेरिया है कि 10 बंदे हैं उससे ज़्यादा हैं या 10 बंदे हैं उससे कम हैं। निजी के लिए क्राइटेरिया है, अगर भाई 10 या उससे ज़्यादा हैं तो वो औपचारिक की कैटेगरी में आएगा, और 10 या उससे कम है तो वो औपचारिक की कैटेगरी में नहीं, वो अनौपचारिक की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। सारे के सारे पब्लिक सेक्टर संगठित होते हैं, और जो प्राइवेट वाला है उसको संगठित होने के लिए कंडीशन क्या है, 10 या उससे ज़्यादा बंदे काम करने चाहिए। एंड इसके अलावा किसान, कृषि श्रमिक, मजदूर, स्वनियोजित मजदूर, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, ये सब असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं। क्योंकि ये जो है बेटा, ये जो है ये तो इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, ये तो अकेले ही काम कर, किसान अकेला है, स्वनियोजित मजदूर जो हमने ऊपर पढ़ा वो सब अकेले हैं। तो ये जो अकेले हैं, ये सब जिनका खुद का काम है, वो सब असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं, अनौपचारिक के अंदर आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जैसे मैं बोलूँ लाइक कोई नाई, किसी की नाई की दुकान है, तो भाई वो किस में आएगा, असंगठित के अंदर आएगा, क्योंकि वो इसने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्वनियोजित लिख दिया। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, जिनका खुद का काम होता है, अब वो चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो मोची हो, ठीक है, चाहे वो मोची हो, चाहे वो छोले भटूरे वाला हो, चाहे वो किसी डेंटल की दुकान हो, किसी टेलर की दुकान हो, किसी भी चीज़ की दुकान हो, उसका खुद का काम है, तो भाई वो अनौपचारिक के अंदर आता है। और इन्हें ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती, इन्हें ये पीएफ, पेंशन कुछ नहीं मिलता। एक ऐसे कैसे मिल जाएगा, पीएफ, पेंशन, ग्रेजुटी, ये सब किसको मिलता है बेटा, ये सब मिलता है इसको, संगठित क्षेत्र वालों को। तो ये आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, जब आपको ये रोज़गार के क्षेत्र जब आपको अच्छे से समझ में आएंगे, तो ही बेटा ये वाला मुद्दा समझ में आएगा जो नीचे लिखा हुआ है। तो पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये क्या है, औपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं। सारे सरकारी सेक्टर और निजी वाले में 10 या उससे ज़्यादा वो औपचारिक होते हैं, और वो सारे के सारे प्राइवेट जिसमें 10 से कम बंदे, और अकेले जितने भी काम होते हैं, जो भी इंडिविजुअल अपना खुद का काम वगैरह सब कुछ, वो अनौपचारिक के अंदर आते हैं। ये कानूनों का पालन करते हैं, ये कानून का पालन नहीं करते। श्रम कानूनों का, लेबर के लिए जो लॉ बने हुए हैं, इनको सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, जैसे कि पीएफ, पेंशन, ग्रेजुटी, इनको नहीं मिलते। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुद्दे की। 2 वर्ड बेटा आपको यहाँ पे ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने हैं। पहला जो वर्ड है यहाँ पे, अब जब मैं आपको 2-3 वर्ड समझा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला जो वर्ड है ये है आपका कार्यबल का अनौपचारिकताकरण। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्यबल का अनौपचारिकताकरण। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिए।
कह रहा है जब कार्यबल का अनुपात गैर संगठित क्षेत्र में बदलता है तो उसे कार्यबल का अनौपचारिकताकरण कहते हैं। इसके साथ संगठित क्षेत्र में कार्यबल का अनुपात घटता है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। दो वर्ड होते हैं, पहला हम समझ रहे हैं कार्यबल का अनौपचारिकताकरण। इसका मतलब ये होता है कि मैंने ये बोला कि भाई जो बंदे होते हैं वो दो कैटेगरी में काम करते हैं, या तो बंदा इस सेक्टर में होगा या बंदा इस सेक्टर के अंदर होगा। तो वो ये कह रहा है कि कार्यबल का अनौपचारिकताकरण का ये मतलब ये होता है कि जब संगठित क्षेत्र के अंदर श्रमिकों की संख्या घटती है और असंगठित क्षेत्र के अंदर जब श्रमिकों की संख्या बढ़ती है तो इस ट्रेंड को, इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? इस ट्रेंड को, इस प्रवृत्ति को जो है कार्यबल का अनौपचारिकताकरण कहा जाता है। जब संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्याओं में कमी आती है और असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि देखने के लिए मिलती है, बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है, तो इस सिचुएशन को हम कार्यबल का अनौपचारिकताकरण कहते हैं। तो पहला जो वर्ड है बेटा ये आपका कार्यबल का अनौपचारिकताकरण। तो ये आपको मुद्दा तभी समझ में आएगा जब आपको संगठित और असंगठित क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से पिक्चर क्लियर है। अब इसी तरीके से जैसे ये होता है कार्यबल का अनौपचारिकताकरण, अब इसी तरीके से एक और वर्ड है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। इसको कहते हैं कार्यबल का, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट इसका ऊपर है। अभी मैंने आपको मज़दूरों के टाइप बताए थे, ये आ गए यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखते हैं एक और वर्ड है, ये है कार्यबल का अनियमितीकरण। अनियमितीकरण, अब क्या हो गया भाई, ये क्या दिक्कत है? अनियमितीकरण, कार्यबल का अनियमितीकरण। जबकि अभी हमने जो पढ़ा था नीचे वो क्या था? वो था कार्यबल का अनौपचारिकताकरण। अनौपचारिकताकरण ये वर्ड था। ठीक है, देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं। अभी हमने ये पढ़ा है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है? जिसमें हमने ये पढ़ा है कि भाई संगठित क्षेत्र के अंदर श्रमिकों की संख्या घट रही है और असंगठित क्षेत्र के अंदर श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, तो उसको कार्यबल का अनौपचारिकताकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्यबल का अनियमितीकरण जो है, अनियमितीकरण का मतलब क्या होता है? तो अनियमितीकरण का मतलब ये होता है बेटा, इसका लिंक किससे है? इसका लिंक किससे है? इसका लिंक जो है इससे है जो हमने मज़दूरों के टाइप पढ़े थे कि भाई एक होते हैं अनियमित मज़दूर और एक होते हैं नियमित मज़दूर। तो कार्यबल का अनौपचारिकताकरण जो होता है इसका मतलब ये होता है कि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? अनियमित। तो अनियमित कहाँ लिखा है? अनियमित ये लिखा हुआ। तो बेटा ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब अर्थव्यवस्था के अंदर जो अनियमित, अरे भैया वीडियो खुल गई अंकुश तुम्हारी, देखा, एक मिनट रुको, अंकुश तुम्हारी वीडियो खुली हुई है, देखिए सारा मिटवा दिया। हाँ, तो एक होते हैं अनियमित मज़दूर, ठीक है, एक होते हैं अनियमित मज़दूर और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नियमित मज़दूर। भाड़े के जो मज़दूर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, और एक होता है अनियमित और एक होता है नियमित। ठीक है, तो कह रहा है जब अर्थव्यवस्था के अंदर ये वाले मज़दूरों की जो संख्या होती है, जब अर्थव्यवस्था के अंदर ये वाले जो वर्कर होते हैं अनियमित मज़दूर, जब इनकी संख्या में वृद्धि देखने के लिए मिलती है और इसमें कमी कह लीजिए, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? उस सिचुएशन को कहते हैं कार्यबल का अनियमितीकरण। उस सिचुएशन को कार्यबल का अनियमितीकरण कहते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, जब अनियमित आ जाए तो भाई इसका लिंक किससे है, और जब अनौपचारिकताकरण आ जाए
अनौपचारिकताकरण, तो बेटा उसका लिंक किससे होगा, अनौपचारिक क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र, जो भी हमने नीचे पढ़ा था। तो ये दोनों वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी एग्ज़ाम के ऊपर जो है क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो ये बात भाई, ये बात जो है ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, कार्यबल का अनौपचारिकताकरण और कार्यबल का अनियमितीकरण। अब ज़रा एक वर्ड और आपको समझना है, इसको कहते हैं नौकरी रहित समृद्धि। नौकरी रहित समृद्धि का क्या मतलब होता है, इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ जो है ये क्या होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। पहली बात तो जॉबलेस ग्रोथ मतलब ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब के बिना हो रही है। जॉबलेस का मतलब क्या है, जॉब नहीं है अर्थव्यवस्था के अंदर लेकिन ग्रोथ हो रही है अर्थव्यवस्था के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई हम अपनी जो जीडीपी है ना, हम अपनी जो जीडीपी है उसको अगर मेरे को बढ़ाना है तो मेरे पास जो है दो तरीके होते हैं अपनी जीडीपी को बढ़ाने के। हम अपनी जीडीपी को दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है या तो रोज़गार में वृद्धि करके बढ़ा दीजिए, और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है अपनी तकनीक के अंदर क्या कर लो, अपनी तकनीक को अपग्रेड कर लो, अपनी तकनीक को परिवर्तन कर लो, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लो, चेंज कर लो, तो भी जीडीपी बढ़ सकती है। तो जीडीपी बढ़ाने के दो तरीके हैं, पहला या तो रोज़गार के अवसरों में वृद्धि कर दो या भाई अपनी तकनीक के अंदर वृद्धि कर लो। अगर रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करोगे तो इससे क्या होगा, इससे जो है, इससे बेटा बेरोज़गारी घटेगी। इससे क्या होगा, इससे जो है बेरोज़गारी घटेगी, और इससे क्या होगा, इससे उल्टा बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो जब आप अपनी जीडीपी इसकी सहायता से बढ़ाते हो, तकनीक की सहायता से जब आप अपनी जीडीपी को बढ़ाते हो, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, नौकरी रहित समृद्धि। हम अपनी जीडीपी को दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो रोज़गार के अवसर बढ़ा दो या क्या कर दीजिए, या भाई अपनी तकनीक को अपग्रेड कर दीजिए। अगर रोज़गार बढ़ा के बढ़ाओगे तो भाई बेरोज़गारी कम होगी, और अगर तकनीक को करोगे तो भाई उल्टा बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी। अगर नई टेक्नोलॉजी लेके आओगे, मशीन वगैरह, तो उल्टा और बेरोज़गारी और बढ़ जाती है। तो जब आप अपनी जीडीपी टेक्नोलॉजी की हेल्प से बढ़ाते हो, टेक्नोलॉजी की हेल्प से जब आप अपनी जीडीपी को बढ़ाते हो, तो ऐसी जीडीपी का बढ़ना क्या कहलाता है, ऐसी जीडीपी का बढ़ना जॉबलेस ग्रोथ जो है कहलाता है। ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, ठीक है। अब जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक क्वेश्चन और सुनना है, फिर हम अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन और है, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टी.आर. जैन की बुक है, ठीक है, बुक तो होगी आपके पास, सबके पास टी.आर. जैन के पास, तो उस टी.आर. जैन की जो बुक है उसके अंदर आप जब खोलेंगे ये रोज़गार वाला चैप्टर, तो एक बॉक्स में देखिएगा, बॉक्स में एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ होगा, देश में महिला श्रमिकों का कम महत्व। इस टाइप का एक नीले कलर का बॉक्स होगा, ये लिखा हुआ होगा। ये बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आएंगे, 3-4 तो इसके अंदर है ही, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से समझिए, इसमें क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि फीमेल की जो इम्पोर्टेंस है ना, फीमेल की जो इम्पोर्टेंस है एज अ वर्कर, वो इतनी कम क्यों है भारत के अंदर, कि अगर फीमेल काम कर रही है, अगर फीमेल काम कर रही है तो आखिर उसको वर्कर, आखिर उसकी इम्पोर्टेंस इतनी कम क्यों है। तो मैं आपके पास तो वैसे टी.आर. जैन की बुक होगी, देख भी लीजिएगा उसको। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको इसके अंदर क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको ये लिखना है,
ठीक है, कि हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है बेटा क्या, कि जो गृहिणियाँ होती हैं, ठीक है, आप यहाँ पे यही लिखेंगे, गृहिणियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, गृहिणियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, गृहिणियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं श्रम सेवाएं नहीं समझी जाती, श्रम सेवा नहीं समझी जाती, नहीं समझी जाती। सबसे पहला तो आप इसके अंदर ये लिखेंगे, ठीक है, या उसको जो है श्रम सेवा नहीं समझी जाती या उसको आर्थिक क्रिया नहीं माना जाता, ये भी आप लिख सकते हो सबसे पहला। और आर्थिक क्रिया क्यों नहीं माना जाता बेटा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, क्योंकि इसका मूल्यांकन करना बहुत ही ज़्यादा टफ काम है। घर में फीमेल्स जितना भी काम करती हैं उनको कितना उसके लिए पे मिलना चाहिए, इस चीज़ का अनुमान लगाना बहुत ही ज़्यादा टफ काम है। सबसे पहला तो आप इसके अंदर ये लिख देंगे कि भाई इसका जो अनुमान लगाना, यही लिखा हुआ है कॉपी के अंदर भी, बुक में देखिएगा, इसका जो अनुमान लगाना है ये बहुत ही ज़्यादा टफ काम है और इनको बदले में किसी भी तरीके का कोई पुरस्कार जो है वो नहीं दिया जाता। पुरस्कार नहीं दिया जाता मतलब कोई पैसे नहीं दिए जाते। अबे पैसे तो तब दूंगा ना जब पता चलेगा कितने देने हैं। तो इस वजह से फीमेल, अगर फीमेल की, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा कि फीमेल की इम्पोर्टेंस एज अ श्रमिक कम क्यों है। तो भाई फीमेल तो काम कर रही है, जितनी भी हाउस वाइफ है वो तो काम कर रही है, लेकिन आप उसको श्रमिक नहीं समझ रहे। आप वो जो क्रिया कर रही है आप उसको आर्थिक क्रिया नहीं समझ रहे कि ये आर्थिक क्रिया नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसके अंदर ये लिखेंगे कि गृहिणियाँ जितनी भी सेवाएं प्रदान करती हैं उसको आर्थिक क्रिया नहीं समझा जाता, उनको श्रम सेवा नहीं समझा जाता, क्योंकि इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता और इनको कोई पुरस्कार भी नहीं दिया जाता। ठीक है, एक रीज़न तो ये है इसका कि आखिर इनकी इम्पोर्टेंस कम क्यों है। और दूसरा इसके अंदर बहुत ही अच्छा रीज़न लिखा हुआ है बेटा। अब मान लीजिए जो महिलाएं होती हैं, बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशन है, महिलाएं होती हैं, जैसे मान लो अब मान लो पापा का कुछ काम है, ठीक है, आपका पापा का अपना कुछ काम है, फैमिली अपना बिजनेस है, कुछ भी है, ठीक है, और आप उनकी जो बेटी है अगर मान लो उनका कोई ऑफिस वगैरह है, ठीक है, उनकी बेटी अगर इस ऑफिस में काम करेगी ना बेटा, अपने पापा के ऑफिस में वो काम कर रही है, शहरों की अगर बात कर रहे हैं पहले शहरों की, तो बेटा उसको श्रमिक नहीं समझा जाएगा, उसको श्रमिक नहीं समझा जाएगा। उसके ना तो उसके पापा समझेंगे उसको श्रमिक और ना ही सोसाइटी समझेगी उसको श्रमिक। वो तो क्या सोसाइटी वाले भी क्या बोलेंगे और उसके पापा भी क्या बोलेंगे कि अरे कुछ नहीं, घर में रहती थी, मैंने क्या चलता ऑफिस में ही काम कर ले तू मेरे साथ आके, मेरा भी हाथ बैठ जाएगा, मेरा भी जो है मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, यही बोलते हैं। सिंपल, रोज़ देखने के लिए मिलता है ये चीज़ कि घर में ऐसे ही रहती थी, मैंने कहा चल मेरे साथ ही कर लेगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो उसको श्रमिक नहीं समझते, कह रहे हैं उसको कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पे अगर लड़का काम कर रहा होता तो पता है क्या बोलते हैं सोसाइटी, क्या बोलती है सोसाइटी ये कहती है, समाज ये कहता है कि भाई नहीं बिजनेस करता है पापा के साथ बिजनेस करता है, तो सोसाइटी ये कहती है। लेकिन वहीं पे अगर लड़की काम कर रही है तो पापा के साथ बिजनेस नहीं करती। कभी आप किसी के मुंह से अभी आप सुनोगे नहीं कि बेटी बाप के साथ बिजनेस कर रही है, कभी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन वही चीज़ जब लड़का करेगा तो समाज यही बोलता है कि भाई ये पापा के साथ बिजनेस करता है। और वहीं सेम सिनेरियो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अभी मैंने ऊपर बताया कि फीमेल खेतों में काम करती हैं, ठीक है, तो जब वहीं पे पुरुष काम करेगा उसी खेत में तो वो श्रमिक है, वो भाई काम कर रहा है, जीविका अर्जित कर रहा है। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर जब इसी खेत में उसी की बीवी काम करेगी, जब फीमेल काम करेगी, तो भाई वो श्रमिक नहीं है, वो तो हाथ बटा रही है अपने पति का, ताकि जो है उस पर काम पे थोड़ा बर्डन कम पड़ जाए। तो हमारा समाज सोसाइटी ये कहती है। तो ऐसे कुछ सोच है लोगों की, ठीक है, ये तो सोच ही है लोगों की। दूसरा पॉइंट और पहला हमारी प्रॉब्लम है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये दो इसके सबसे बड़े रीज़न है बेटा, जिसकी वजह से फीमेल की जो इम्पोर्टेंस है एज अ वर्कर वो भारत के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा कम है।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में आने के चांस इसके बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन यही आया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में फीमेल का परसेंटेज ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू शहरी। तो ये तो बहुत बार ही आ चुका, प्री बोर्ड में भी यही आ रहा है, बार बार यही आ रहा है। तो अब थोड़ा हटके क्वेश्चन आएगा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आएगा। तो 3-4 क्वेश्चन तो इसी में ही है, और एक ये मैंने बता दिया है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये आपका जो है केवल रोज़गार वाला भी हमने पोर्शन ख़त्म करा है। अभी हमने बेरोज़गारी क्या होती है, कितने तरीके की होती है, एंड बेरोज़गारी के क्या क्या कारण हैं, बेरोज़गारी को कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब अभी हमने जो है नहीं पढ़ा है। इसको हम जो है अगली कक्षा के अंदर करेंगे, तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा।